अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप सो आप सब हेल्दी वेल्दी हो एंड एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू, जिसमें हमने ये देखा कि हम एक डिसीजन ट्री की मदद से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि विच प्रोजेक्ट इज़ बेटर देन फॉर द बेटर मेकिंग बेटर डिसीजन मेकिंग करने के लिए, ताकि हम ये देख सकें कि व्हाट टाइप ऑफ कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स वी हैव एंड हाउ मच कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स वी हैव एंड व्हाट आर बेनिफिशियल और नॉट, एंड हमारा एक डिसीजन हमें जो है वो किस तरफ पॉइंट आउट करके लेके जा रहा है, क्या हमारे अनसर्टेनिटीज उससे रिमूव होंगी कि नहीं होंगी। ये सब चीज़ें जो हैं हमने क्वांटिटेटिव एनालिसिस में डिस्कस की और उसके बारे में हमने बात की, क्योंकि हमने क्वांटिटेटिव एनालिसिस में पढ़ा था कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस वो तरीका होता है जिसमें जो हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस में रिस्क आइडेंटिफाई किए हैं उनके इफेक्ट से हमारे ओवरऑल प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव पे क्या अफेक्ट पड़ने वाला है उसको हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस बोल रहे थे। तो आज हम अपनी बाकी दोनों टेक्निक्स की बात करेंगे। इज अ सिमुलेशन टेक्निक एंड द सेकंड वन इज अ हमारे पास जो है वो है सेंसिटिव एनालिसिस, कि ये दोनों एनालिसिस हमें कैसे हेल्प करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने में। कंटेंट जो हमें आज क्वांटिटेटिव एनालिसिस में पढ़ना है, और अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ व्हाट इज द रिस्क मैनेजमेंट एंड हाउ कैन वी परफॉर्म अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, तो वी हैव अ 2 or 3 techniques. The one technique is decision tree and expected monetary value that we have already learned, और the second one is हमारे पास है simulation and as well as sensitive analysis. अब हम यहाँ जो बात करने लगे हैं, फर्स्टली वही एक दफ़ा रिपीट करते हैं कि जो क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस है वो है क्या। वो एक्चुअली हमें आइडेंटिफाई करवाएगा कि हमारे रिस्क से हमारे प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव पे ओवरऑल क्या अफेक्ट पड़ने वाला है, और एज वेल एज इस क्वांटिटेटिव एनालिसिस से हम एक्सपोज कर पाएंगे, डिटरमाइन कर पाएंगे व्हाट आर द कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स, और अपने टाइम्स देख पाएंगे कि प्रोजेक्ट हमारा टाइमली मैनर में कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं, हमारे कॉन्टीजेंसीज क्या हैं यानी बैकअप प्लान्स क्या हैं रेलिवेंट टू द कॉस्ट। और अगर कॉस्ट की बात करें तो रेलिवेंट का मतलब कॉन्टीजेंसी रिजर्व था, और अगर मैं कोई और बात करूं तो वो टाइम की बात करूं तो जो है हमारे स्केड्यूल कॉन्टीजेंसीज थे। अब हम बारी बारी देखते हैं कि डिसीजन ट्री के अलावा अब हमारी दूसरी एक्टिविटीज हमें कैसे हेल्प कर रही हैं एनालिसिस में। हमारे पास जो फर्स्ट टेक्निक है दैट इज सिमुलेशन, और सिमुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ऐसी क्वांटिटेटिव एनालिसिस टेक्निक है जिसमें हम अनसर्टेनिटीज़ को मुहैया कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि जो है प्रोजेक्ट इज़ फिजिबल और नॉट। अब यहाँ पे सिमुलेशन की क्या है, सिमुलेशन क्या कॉन्सेप्ट है सिमुलेशन का। सिमुलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम डमी मॉडल्स बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही मॉडल बनाते हैं जैसे हमारा ओरिजिनल प्रोडक्ट होता है या ओरिजिनल प्रोजेक्ट होता है। वो हम डुप्लीकेट इसलिए बनाते हैं उन्हीं इनपुट्स के साथ, वही फीचर्स के साथ, ताकि हम एक एस्टिमेटेड और एक्सपेक्टेड रिजल्ट निकाल सकें कि इससे हमारे आउटकम्स क्या आने वाले हैं, या सिस्टम कैसे परफॉर्म करने वाला है, या सिस्टम कैसे बिहेव करने वाला है। तब हम सिमुलेशन का कॉन्सेप्ट रन करते हैं। तो सिमुलेशन मैं बोल सकती हूँ कि ऐसा प्रोसेस, ऐसा मॉडल है जो कि हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस और उसके बिहेवियर को एक्सपेक्ट करने में हमें हेल्प करता है। इससे प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशंस को क्या फायदा होता है कि इससे उनको ये फायदा होता है कि अगर वो एक डुप्लीकेट मॉडल को लेके या डमी मॉडल को लेके एस्टिमेशन कर लेते हैं, रफ एस्टिमेशन, तब वो डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग हो जाती है कि क्या हमें ओरिजिनल प्रोजेक्ट जिस पे हम इस तरह का प्रोजेक्ट क्रिएट किया है उसको ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, प्रोजेक्ट पे वर्किंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब इसी सिमुलेशन एनालिसिस के लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड मॉन्टे कार्लो एनालिसिस। हम मॉन्टे कार्लो एनालिसिस अनदर टेक्निक ऑफ द सिमुलेशन, ये सिमुलेशन की टेक्निक है हमारे पास, जिसका काम है प्रिडिक्ट करना कि हम प्रोबेबिलिटीज निकाल सकें, ये देख सकें कि कितने परसेंट चांसेस हैं, ये कितने परसेंट प्रिडिक्शन है हमारे पास कि हमारा प्रोजेक्ट विद इन टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा। या अगर मैंने कॉस्ट को देखना है तो कितने परसेंट चांसेस हैं कि वे लगेगी, या कौन सी फेज पे आके हमें कॉस्ट के लिए जो है मैनेज करना पड़ेगा और क्या रिस्क होंगे। यानी ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो क्वांटिटेटिव पैरेलल एनालिसिस वो टेक्निक है जो हमें जो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने में हेल्प कर रहा है। किस रिस्पेक्ट से, ताकि हम ये देख सकें कि क्या हमारा प्रोजेक्ट विद द टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, या हमें उसके लिए कॉन्टीजेंसी प्लानिंग करनी पड़ेगी, या हमारा जो कॉस्ट है वो सर्टेन वैल्यूज के मुताबिक के लेवल पे ही, जितना हमने बजट या जितना हमने प्रोजेक्ट की वैल्यू है उसके मुताबिक ही क्रिएट हो जाएगा। उस चीज़ों को एनालिसिस करने के लिए हम मॉन्टे कार्लो एनालिसिस करते हैं। अब हमारे पास जो मॉन्टे कार्लो एनालिसिस जिसमें हमें कॉस्ट, जिसमें हम टाइम पीरियड भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं या कॉस्ट भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं, या हम ये देख रहे हैं कि कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स कैसे मैनेज कर पाएंगे, उसके लिए हम यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एक सिंपल अप्रोच है जिसमें हम बेसिक 5 स्टेप्स परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला स्टेप कि आप एक्सपेक्ट करें तो व्हाट आर द वेरिएबल्स, किन चीज़ों के ऊपर हम एनालिसिस कर रहे हैं, किस चीज़ पे एनालिसिस कर रहे हैं, क्या हम एनालिसिस टाइम पे कर रहे हैं या क्या हम एनालिसिस कॉस्ट को लेके एनालिसिस कर रहे हैं, और अगर टाइम और कॉस्ट को लेके एनालिसिस कर रहे हैं, प्रॉफिट पे एनालिसिस कर रहे हैं, वो वेरिएबल्स आपको पता होने चाहिए। जैसे हमने जब बात की थी
PERT टेक्निक पढ़ी थी और हमने उसमें बोला था कि हम ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक टेक्निक्स देखते हैं कि कितने % टास्क जो हैं वो मोस्ट लाइकली एक्टिविटी रखते हैं, कितने % टास्क जो हैं वो ऑप्टिमिस्टिक रखते हैं, कितने % टास्क हैं पेसिमिस्टिक रखते हैं। यानी अगर मैं कह रही हूँ आपको कि एक टास्क को मोस्ट लाइकली कंप्लीट होने में 8 दिन लग जाएंगे, अगर ऑप्टिमिस्टिक होगा तो कम से कम 10 दिन लगेंगे, और अगर बहुत डिले हो गया या वर्स्ट कंडीशन आ गई या पेसिमिस्टिक होगा एस्टिमेटेड हमारे 15 हफ्ते लगेंगे। तो हम इसी तरीके से टाइम एस्टिमेट करेंगे कि टाइम एस्टिमेशन के लिए प्रोडिक्शन देखने के लिए कि क्या, एग्जांपल के तौर पे हम प्रोडिक्ट करने के लिए कि क्या हमारा प्रोजेक्ट विद इन टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, कि यहाँ टाइम का रिस्क आने वाला है, उसके एनालिसिस के लिए हम मॉन्टे कार्लो एनालिसिस अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप्स हमारे पास वेरिएबल्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने टाइम देखना है, मुझे स्केड्यूल मेरे पास होना चाहिए, तो टास्क मेरे पास पता होने चाहिए कितने टास्क हैं एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो डेफिनेटली मेरा इसमें गोल क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोजेक्ट की स्केड्यूलिंग चेक करना है कि टाइम पीरियड में प्रोजेक्ट स्केड्यूल के मुताबिक कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, यहाँ डिलेज आएंगे और डिलेज की वजह से क्या रिस्क आने वाला है प्रोजेक्ट को। तो डेफिनेटली जो यहाँ जो मैं मॉडल चूज करूंगी, नेटवर्क डायग्राम चूज करूंगी, और उस नेटवर्क डायग्राम में हमने देखा था, वो हमें एलेबोरेट करी थी कि कौन सी एक्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है, कौन किसकी वजह से डिले होगा या कौन इंडिपेंडेंट है। इसमें हम देखते हैं कि मोस्ट लाइकली, ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक टाइम देख रहे होते थे जैसे पर टेक्निक के अंदर है। तो यहाँ हमारा पहला काम था, पहले हमें देखना है कि एक्चुअली हमारे वेरिएबल्स क्या हैं प्रोडक्ट के, हमने क्या एक्सपेक्ट करना है, जिसकी बेस पे हमने एनालिसिस स्टार्ट करना है। जब हमें पता चल गया हम टाइम स्केड्यूल के ऊपर काम करने वाले हैं, हमने नेटवर्क डायग्राम मॉडल को चूज किया है। अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है, पॉइंट होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब मैंने ये देखना है कि कौन से टास्क जो हैं मोस्ट लाइकली टास्क कितने, एक टास्क जो है अगर मोस्ट लाइकली कितने दिनों में कंप्लीट होगा, ऑप्टिमिस्टिक कितने दिनों में कंप्लीट होगा, और पेसिमिस्टिक कितने वीक्स में कंप्लीट होगा। ये मेरी होती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें ये देख रही हूँ कि हाउ मच अकरेंस ऑफ दीज वेरिएबल एक्सपेक्टेड मिनिमम और मैक्सिमम कितने टाइम में एक टास्क कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट टास्क मेरा होता है कि हम उस प्रोबेबिलिटी की बेस पे रैंडम वैल्यूज लेकर रेंज करते हैं, रैंडम वैल्यूज बनाते हैं कि अगर मैं ये कह रही हूँ कि कम मिनिमम से मिनिमम 8 हैं और मैक्सिमम 10 हैं, तो 8 और 10 के बीच में कितने % हैं कि 8 के 10 के बीच में एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। उसके लिए हम रैंडम इंटरवल्स जनरेट करते हैं प्रोबेबिलिटी की बेस पे। आगे मैंने आपके लिए प्रॉपर एक एग्जाम्पल रखी है, हम उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, आपको ये स्टेप्स और क्लियर हो जाएंगे। तो पहला स्टेप था, पहले हमने देखा कि हमने एनालिसिस किस पे करना है, हमने वो मॉडल चूज किया। नंबर 2, फिर हमने उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखी और देखा कि कितने % चांसेस है कि ये टास्क इतने में कंप्लीट होगा, इतने में, और इतने % में कंप्लीट होगा। फिर हमने उसको जो है एस्टिमेट निकाले, उस वेरिएबल्स की एस्टिमेशन निकाली कि 8 से और 10 के बीच में, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी, मिनिमम और मैक्सिमम हम दोनों देख रहे थे, तो वो कितने में कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ मैं, अगर मैं कह रही हूँ कि कितने, यहाँ मैं एस्टिमेट कर रही हूँ 20% ये है कि मेरा जो टास्क है रैंडमली वो 8 से 10 वीक में कंप्लीट हो जाएगा, या 80% चांसेस हैं कि मेरे 10 और 15 के बीच में कंप्लीट हो जाएगा। अब ये इन्होंने कैसे प्रोडिक्ट किया, ये खुद ही प्रोडिक्ट कर लिया है, क्या इन्होंने खुद ही रैंडम इंटरवल्स बना लिए हैं। ये इंटरवल्स जो मैंने 8 से 10 और 10 से 5 बनाए हैं, ये इंटरवल्स बनते हैं ऑन द बेस ऑफ द प्रोबेबिलिटीज, और प्रोबेबिलिटीज बनती हैं अकरेंस पे कि कितने % चांसेस आएंगे। हमने लास्ट लेक्चर में अकरेंस देखा, प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है, इसके लिए प्रॉपर पर्पस होता है। और जो रैंडम वैल्यूज होती हैं, यानी ये आपको प्रोवाइड की होती हैं, ये एक्सपेक्टेड वैल्यूज हम डालते हैं, एक्चुअल वैल्यूज नहीं होती, हम रैंडमली डाटा एंटर करके देखते हैं कि हमारे पास एस्टिमेटेड रिजल्ट क्या आएगा इन वैल्यूज को एंटर करने से। फिर हम यहाँ बात करते हैं स्टेप नंबर 4 का। फिर हम यहाँ पर डिटर्मिनिस्टिक एनालिसिस होता है। डिटर्मिनिस्टिक एनालिसिस का मतलब जो इंटरवल हमने बनाए हैं उन इंटरवल को देखते हुए कुछ रैंडम वैल्यूज पास की जाती हैं। उन रैंडम वैल्यूज को देखते हैं कि वो वैल्यूज किस इंटरवल में होती थी। जैसे हम स्टैटिस्टिक्स अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोग देखते थे आपकी बाउंड्रीज बनी होती थी, आपके इंटरवल्स बने होते थे। यहाँ पे कि अगर मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे इंटरवल है 0 से 5 तक, और फिर बन रहा है हमारे पास 5 से 10 तक, फिर 5 से 10 हो गया, फिर 10 से मेरे पास बन रहा है 20 में। अब मैंने आपको कुछ रैंडम वैल्यूज दी हैं, ठीक है, ये मेरे पास हो गया 5 से 10 तक। अब मैंने आपको कुछ रैंडम वैल्यूज दी हैं, जैसे मैंने आपको दिया है 4, 7, 11, ठीक है, उसके बाद 9। तो अब आप चेक करोगे ये कौन सी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में रिलाई कर रही है। अगर मैं 4 को देखूंगी तो डेफिनेटली 4 इसमें आ जाएगा, इस स्केल में लाई कर रहा है, ठीक है। और अगर मैं 7 की बात कर रही हूँ तो 7 इस स्केल पे रिलाई कर रहा है, 9 भी स्केल में रिलाई कर रहा है, 11 की स्केल में रिलाई कर रहा है, इस थर्ड स्केल में रिलाई कर रहा है। उसके बेस पे फिर हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि जो है इतने % चांसेस हैं कि ये जो है ये रिजल्ट, एस्टिमेटेड रिजल्ट ये आने वाला है। तो अब सपोज करो कि मैंने पास किया 12, तो मेरा पहला स्केल क्या था, मैंने 12 रैंडम वैल्यू दी है, और वो मेरा पहले एक स्केल मेरा था 8 से 10 के दरमियान में,
एक मैंने स्केल रखा 8 से 10 के दरमियान में और एक मैंने स्केल रखा 10 से 15 के दरमियान में। अब डेफिनेटली 12 किसके दरमियान में एक्सपेक्ट कर रहा है, इसके अंदर 10 से 15 के दरमियान में। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि दे आर कैटेगरी के यहाँ एस्टिमेटेड 12 वीक्स जो हैं वो लगेंगे टास्क को कंप्लीट करने के लिए। इसी तरह हम हर एक टास्क की एस्टिमेटेड वैल्यू निकालते हैं, फिर ओवरऑल एवरेज देखते हैं कि हमारा टाइम पीरियड एक्चुअली क्या था और हमारा जो है इम्प्लीमेंट कितना हुआ है। ये स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4 जहाँ हम इंटरवल्स बनाते हैं और रैंडम वैल्यूज डालते हैं, फिर देखते हैं कि एक पर्टिकुलर टास्क कितने कितने टाइम में एस्टिमेटेड कंप्लीट हो जाएगा। ये तब तक हम रिपीट करते रहते हैं, बार बार रिपीट करते रहते हैं जब तक हमारा जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस यानी प्रोबेबिलिटी जो है उसके मुताबिक नहीं हो जाती जो हमारी डिजायर है। हम रैंडम वैल्यूज दे दे के चेक करते हैं कि हम ये डिसाइड कर पाएं कि कौन से टास्क को पर्टिकुलरली कितना एस्टिमेटेड डेट्स दिए जाएं ताकि वो टाइम पीरियड के अंदर प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर ले। तो यहाँ अगर आपको बेसिक पूछता है कि लिस्ट आउट द बेसिक स्टेप्स ऑफ मॉन्टी कार्लो एनालिसिस, तो सबसे पहले अरेंज कर वेरिएबल्स एक्सपेक्ट देखते हैं, देखते हैं किस पे एनालिसिस करना है। नंबर 2 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। नंबर 3 हम सिलेक्ट करते हैं रैंडम इंटरवल्स। नंबर 4 हम क्या करते हैं, उनको रैंडम वैल्यूज देते हैं टू फाइंड आउट द एस्टिमेशन। एंड नंबर 5 रिपीट द स्टेप 3 एंड 4 अंटिल वी कैन नॉट गेट अ कॉन्फिडेंस जो डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस हमें नहीं मिल जाता कि इतने परसेंट रिजल्ट एस्टिमेशन ठीक रहेगी तो हमारा प्रोजेक्ट टाइम पीरियड में कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसी को इस मॉन्टी कार्लो के स्टेप्स को देखते हुए एक एग्जांपल एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जांपल देखते हैं जिससे आपकी ये स्टेप्स और क्लियरली डिफाइंड हो जाएंगे। एग्जाम्पल है, सपोज करो कि आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है और आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का वाइवा कंडक्ट होना है और आपके कॉलेज वालों को ये एक वाइवा जो जिस दिन आपका वाइवा होना है वो एक मैनेज करना, डे मैनेज करना इज अ प्रोजेक्ट। अब उनके मुताबिक अब वो आपको बोलते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपका जो वाइवा है वो कंप्लीट हो जाएगा 10 ओ क्लॉक तक। तो आप सब घर के लिए 10 ओ क्लॉक का टाइम दे के आ जाते हो। अब उन्होंने उनके पास जो सिनेरियो ये आया कि वो वाइवा का जो पैनल है उन्होंने ये बोला कि हर एक स्टूडेंट को मैक्सिमम जो है वो 30 मिनट में फ्री कर दिया जाएगा, यानी 30 मिनट के इंटरवल में हम वाइवा लेंगे। ठीक है, अब वो हमें पता है कि अगर 4 स्टूडेंट्स का वाइवा है या अगर इतने स्टूडेंट्स का वाइवा है तो मैक्सिमम 10 ओ क्लॉक तक हम फ्री हो जाएंगे। अब कॉलेज वाले जो हैं आपको 10 ओ क्लॉक का टाइम दे देते हैं, लेकिन अगर आपका टाइम प्रोजेक्ट जो है वो आपका कंप्लीट होता है 11 ओ क्लॉक 12 ओ क्लॉक आपका वाइवा कंप्लीट होता है, तो यहाँ रिस्क आ गया ना, कि रिस्क क्या आया कि आपके घर वाले आपके बाय वेट कर रहे हैं और आप जो हो अभी वाइवा में बिजी हो। तो अब ये प्रोजेक्ट को इस रिस्क को कैसे मैनेज करना है, इसको कैसे एनालिसिस करना है ताकि कॉलेज वाले पहले ही एनालिसिस कर लें कि अगर हमारे प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स इतने हैं और वो हर एक स्टूडेंट को 30 मिनट दे रहा है तो हर एक मुताबिक मैक्सिमम कितना टाइम लग जाएगा ताकि हम स्टूडेंट्स को 10 ओ क्लॉक की बजाय हम स्टूडेंट्स को दें उतना टाइम ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो, वरीज ना आए, अनसर्टेनिटीज ना आए और सक्सेसफुली हम हमारा टाइम पीरियड के साथ विद इन टाइम पीरियड जो हमने स्टूडेंट्स को दिया उस टाइम पीरियड के अंदर हमारा ये टास्क कंप्लीट हो जाए। अब उसके लिए उन्होंने क्या किया कि आपको उनको पता है कि वेब बेस्ड डेवलपमेंट हुई है, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, तो उन्होंने सबसे पहले वेरिएबल कैटेगराइज कर लिए कि फ्रंट एंड का वाइवा हो सकता है, बैक एंड को कुछ बच्चों से दिया जा सकता है और कुछ बच्चों से प्रेजेंटेशन ली जा सकती है कि आपने प्रोजेक्ट कैसे किया। अब उन्होंने एस्टिमेशन ये निकाली कि 40 मिनट में अगर फ्रंट एंड कुछ स्टूडेंट से फ्रंट एंड के बारे में पूछा जाएगा और उनसे प्रैक्टिकल करवा के देखा जाएगा तो 40 मिनट्स लग सकते हैं, बैक एंड पे किया जाए तो 60 मिनट्स लग सकते हैं और अगर सिर्फ प्रेजेंटेशन देनी है, सिर्फ स्टूडेंट से प्रेजेंटेशन लेनी है कि उन्होंने प्रोजेक्ट पे किया क्या है तो 20 मिनट्स लग सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट टाइम उन्होंने बोला कि हर एक स्टूडेंट को 30 मिनट देंगे, लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि टाइम रिक्वायर्ड इतना लग सकता है, लेकिन स्टूडेंट के पास 30। अब हमारे पास ये सारे स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 30 स्टूडेंट ने फ्रंट एंड का वाइवा देना है, बैक एंड पे 40 सर्वर साइड का जो वाइवा है वो 40 ने देना है और प्रेजेंटेशन देनी है 30 ने। अगर मैं सबको प्लस करूं मेरे पास बन जाता है 100, यानी टोटल फेवरेबल आउटकम्स 100 है। अब मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो डेफिनेटली मेरा जो आउटकम है और जो टोटल आउटकम है उस पर डिवाइड करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, यानी 30% प्रोबेबिलिटी है फ्रंट एंड की, 40% प्रोबेबिलिटी है बैक एंड की और प्रेजेंटेशन देने की प्रोबेबिलिटी 30% है। फिर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट होनी होती है, ये बन गया हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड स्टेप हमारा ये, हमारे वेरिएबल्स डिक्लेयर हो गए, हमारी कैटेगरीज हमें पता चल गई, हमने क्या क्या चीजें एनालाइज करनी है प्रोजेक्ट को। फिर हमने यहाँ देखा क्यूमुलेटिव उसके निकाली, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं 30 में हमने इस तरीके से इंप्लीमेंट किया कि ये हमारे पास हो गया 30
30 में प्लस 40 किया 70, 70 में प्लस 30 किया तो 1। और मैंने आपसे लास्ट में भी पूछा था कि आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी होनी चाहिए कि अगर 20 है तो ऑपोजिट 80 है तो 100 हो जाए, यानी 1 आपके पास आए। तो मैं अगर इन सबको प्लस करूँ तो मेरे पास 100% बनता है। तो अब क्या हुआ कि फर्स्ट स्टेप जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करने थे वो मैंने किया, नंबर 2 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करनी थी मैंने वो किया, नंबर 3 मुझे रैंडम इंटरवल्स बनाने थे। अब रैंडम इंटरवल्स किसकी बेस पे बनेंगे? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बेस पे। कि अगर मैंने बोला है कि फ्रंट एंड का काम 30 में हो जाएगा, इसका मतलब 0 से लेके 29। आपने जब रैंडम इंटरवल्स क्रिएट करने हैं तो आप कोशिश करो कि ये 30 है, इससे 1 पॉइंट कम, 0 से 29 तक, फिर नेक्स्ट है 30 से 69 तक, और ये बना 70 से 99 तक। तो ये 0 को ऐड करके 99 तक कितना बना? 100 पॉइंट। तो इस तरीके से हमने तीसरा पॉइंट क्रिएट किया रैंडम इंटरवल्स। उसके बाद हमने क्या किया, मैंने आपको बोला कि आपने सिमुलेशन परफॉर्म करनी है 2 घंटे की। आपने मुझे बताना है कि 2 घंटों में कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, और जितने, अगर मैंने पहले रोल नंबर 4 हैं और मैं कह रही हूँ कि मैंने 2 घंटों की सिमुलेशन करनी है, तो मैं ये देख रही हूँ कि अगर 4 बच्चे जो हैं वो कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएंगे। और एक्सपेक्टेड टाइम हमारे पास क्या था? 8 o'clock से लेके 9:30 तक, क्योंकि हर एक को मैंने बोला कि आधे आधे घंटे का आपका वाइवा होगा। तो जो फर्स्ट 4 रोल नंबर्स होंगे अकॉर्डिंग टू द सिमुलेशन फॉर 2 आवर्स, मैंने 2 घंटों के लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, 2 घंटों के लिए सिमुलेशन करना है, तो मुझे पहले 4 रोल नंबर्स को पता होगा कि मैंने 9:30 पे फ्री हो जाना है। लेकिन क्या एक्सपेक्टेड 9:30 पे ही सब फ्री होंगे? अब ये एनालिसिस करना है। अब यहाँ पे मैंने देखा कि मैंने टाइम इंटरवल उनका सेट कर दिया कि रोल नंबर 1 का वाइवा 8 o'clock होगा, रोल नंबर 2 का 8:30 पे, रोल नंबर 3 का 9 o'clock और रोल नंबर 4 का 9:30 पे। अब क्योंकि मैंने यहाँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया है गिवन डाटा के मुताबिक, अपने प्रोजेक्ट की नेचर के मुताबिक, और इंटरवल्स भी क्रिएट कर लिए हैं। अब क्या है कि मुझे पास रैंडम वैल्यूज मैं दूंगी उसको। अब रैंडम वैल्यू मैंने दी है, ये डिफाइंड होती हैं, ये एक्सपर्टीज एक्सपर्ट जजमेंट की बेस पे हम यहाँ एलोकेट करते हैं। तो यहाँ हमारे पास 41, 11, 27 और 65। अब मैं देखूंगी कि 41 कौन सी कैटेगरी में रिलाई कर रहा है, ताकि ये देख सके स्टूडेंट 1 ने किसका वाइवा देना है। तो मैंने उसको दिया रैंड 41। अब 41 देखा मैंने यहाँ पे कौन से इंटरवल पे रिलाई कर रहा है, 41 सेकेंड इंटरवल पे, और सेकेंड इंटरवल पे रिलाई किया तो वो उसकी कैटेगरी क्या थी? बैक एंड। तो उसके से किसका वाइवा लिया गया? बैक एंड का वाइवा। फिर मैंने देखा 11 किस पे रिलाई कर रहा है? फ्रंट एंड पे। 11 इस इंटरवल पे रिलाई कर रहा है, तो यहाँ मैंने इसका लिखा फ्रंट एंड। तो कैटेगरी रैंडम के मुताबिक मैंने रिलाई कर लिया, और उसके बाद मैंने उनके एक्सपेक्टेड टाइम, सर्विस टाइम निकाल लिया। अच्छा, रोल नंबर 1 ने बैकएंड का, उनसे उससे बैकएंड का क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे, तो मैक्सिमम उसे 60 मिनट्स लग सकते हैं। अब इन सबको देखते हुए, सर्विस टाइम देखते हुए, मैंने एक चार्ट बिल्ड किया कि बाय डिफॉल्ट सिस्टम के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ये सॉफ्टवेयर हैं, ये काम 2 सॉफ्टवेयर को मिला के इम्प्लीमेंट होता है, मोस्टली किया जाता है, या बहुत से ऐसे अदर सॉफ्टवेयर हैं जिसमें ये काम होता है। ये होता है आपके पास माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट प्लस रिस्क प्लस एक सॉफ्टवेयर है, वहाँ पे ये काम होते हैं। उससे हमारे एक्सपेक्टेड एनालिसिस अब खुद कैलकुलेट होके आ जाते हैं। यहाँ से मैंने आपका ग्राफ इसलिए रिमूव कर दिया, मे बी आपको वो समझने में मुश्किल हो, तो इसलिए मैंने आपके लिए एग्जांपल दिया कि कैसे एक मॉन्टे कार्लो एनालिसिस 5 स्टेप्स होके फाइनल एनालिसिस रिजल्ट देता है कि क्या प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अब यहाँ रैंडम वैल्यूज की बेस पे मैंने रैंडम वैल्यूज को मैच किया इंटरवल में, और देखा कौन सी कैटेगरी में रिलाई कर रहा है। मैंने ये सामने सारी कैटेगरीज लिख दी। फिर मैंने उस कैटेगरी के मुताबिक देखा उसको कितना टाइम चाहिए था। बैक एंड को 60 था, तो मैंने यहाँ 60 लिख दिया। फ्रंट एंड के 40 मिनट से, तो 40 लिख दिए। थर्ड का भी उन्होंने फ्रंट एंड का वाइवा लेना है, तो 40 मिनट हो गया, और इसका भी हमने लिया 20 मिनट का। अब मैंने ये देखना है कि टोटल टाइम प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अब स्केड्यूल अराइवल टाइम मुझे पता था कि रोल नंबर 1 का 8 बजे प्रोजेक्ट वाइवा शुरू हो जाएगा, तो उसका स्टार्ट टाइम क्या था? 8 o'clock। उसको कितने मिनट वाइवा हुआ? 60 मिनट। अब उसने कब खत्म हुआ उसका? 9 o'clock, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, यानी उसे किसी के लिए वेट नहीं करना पड़ा। फिर जो प्रोसेस जो रोल नंबर 2 था उसने 8:30 पे शुरू हो जाना था, लेकिन उसका वाइवा कितने पे शुरू हुआ? 9 o'clock। इसका मतलब ये हुआ कि उसे कितनी देर के लिए वेट करना पड़ा? उसे आधे घंटे के लिए जो है यहाँ वेट करना पड़ा। ओके, और फिर रोल नंबर, फिर बोल रही हूँ, जो रोल नंबर 2 था उसका टास्क शुरू होना था 8:30 पे। उसका टास्क हमारा शुरू हुआ 8:30 पे, लेकिन 1 वाले ने कब फ्री हुआ? 1 वाला 9 o'clock। हालांकि उसको रोल नंबर 1 को पता था कि मैंने 8:30 तक फ्री हो जाना है, लेकिन क्योंकि उन्होंने फ्रंट एंड का वाइवा लिया तो उनके पास जो है वो 60 मिनट लगे, यानी 9 o'clock को फ्री हुआ। तो सेकंड वाला 8:30 पे स्टार्ट हुआ, तो इसका मतलब उसे 9 o'clock स्टार्ट हुआ, हालांकि उसका एक्चुअल टाइम कितना उसको अलॉट किया गया था? 8:30 पे। तो इसका मतलब उसे वेटिंग टाइम कितना? उसको आधा घंटा वेट करना पड़ा।
उसके बाद जब सेकंड वाले का टास्क शुरू हुआ तो वहाँ हमने देखा कि यहाँ पे उसका सर्विस टाइम है 40 मिनट, यानी उसका 9:40 पे कंप्लीट हुआ। अब जब 9:40 पे कंप्लीट हो गया, फिर जब स्टूडेंट 3 को कॉल किया गया, उसका तो 9 o'clock का टाइम था, लेकिन उसे किस पे बुलाया गया, 9:40 पे। इसका मतलब ये हुआ कि उसे कितने मिनट वेट करना पड़ा, 40 मिनट। और जब 9:40 को 40 मिनट प्लस की, यानी उसका टाइम कंप्लीट हुआ 10:20 पे। फिर रोल नंबर 4 को पता था कि मैंने 9:30 पे वाइवा देने चले जाना है और 10 o'clock तक फ्री हो जाना है, लेकिन उसकी बारी ही 10:20 पे आई है। तो 10:20 पे उसका स्टार्ट हुआ और 20 मिनट्स उसमें मैं प्लस करूं तो 10:40, यानी कि हमारे पास हो जाता है 11:40 मिनट्स हो जाते हैं, यानी 11:45 बजे हमने एक्सपेक्टेड टाइम निकाला था कि 10 o'clock तक हम सब स्टूडेंट से फारिग हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि इसके एक्सपेक्टेड मेरे पास हमने 2 घंटे का सिमुलेशन उन्होंने हमें दिया था कि हम 2 घंटे के लिए आएंगे और 2 घंटों के काम करके जाएंगे, और उसके मुताबिक तो 9:30 पे काम खत्म हो जाना चाहिए था। हमने 4 स्टूडेंट्स का वाइवा था, आज 4 स्टूडेंट्स को बुलाया हुआ था और 2 घंटे के सिमुलेशन के मुताबिक उसको काम 9:30 बजे खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन एग्जैक्ट कितने बजे कंप्लीट हुआ, 11:45 बजे। यानी एक हमारे पास ज्यादा टाइम लगा, और यहाँ पे यहाँ प्रॉब्लम मैंने एनालिसिस किया कि एग्जैक्ट एस्टिमेशन हमें इतनी करनी चाहिए, बल्कि हमने एस्टिमेट क्या किया हुआ था, 9:30 किया हुआ था। इस तरीके से एनालिसिस किया जाता है कि हम क्या स्केड्यूल हमने क्या बनाया है, और एस्टिमेटेड एनालिसिस। यहाँ अब इसका मतलब हमारा प्रोजेक्ट अब रिस्क में चला गया, नेगेटिव रिस्क आ गया। किस वजह से आया कि प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाया, इतना ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम उसने लिया है। सो दिस इज अ मॉन्टे कार्लो एनालिसिस कि किस तरीके से हम एक पहले वेरिएबल्स देखते हैं, किस बेस पे हमने एनालिसिस करना है, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उस प्रोबेबिलिटी को देखते हुए हम रैंडम वैल्यूज निकालते हैं, रैंडम इंटरवल्स बनाते हैं, रैंडम इंटरवल को लेते हुए कुछ रैंडम वैल्यूज पास करके देखते हैं ताकि एस्टिमेटेड रिजल्ट्स निकाल सकें और उसकी कैटेगरी को देख सकें कि वो पॉइंट किस कैटेगरी में रिलाई कर रहा है। फिर उसके बाद हम उसके स्टार्टिंग सर्विसेज और एंडिंग देखते हैं, कब एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, कब एक्टिविटी खत्म हो रही है, और किस एक्टिविटी को डिले करना पड़ रहा है, और ओवरऑल इससे हमारे प्रोजेक्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। और अगर प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट हो रहा है तो इसका मतलब हमारा स्ट्रॉन्ग एनालिसिस है, बेस्ट एनालिसिस है, और अगर हमारा प्रोजेक्ट जो है टाइम से ज्यादा बढ़ रहा है तो वो नेगेटिव रिस्क हो गया, और अगर पहले कंप्लीट हो रहा है तो वो पॉजिटिव रिस्क हो गया। इस तरीके से हम ये एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है हमारे पास सेंसिटिव एनालिसिस। सेंसिटिव एनालिसिस वो एनालिसिस होता है जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारे इनपुट में या हमारे डिफरेंट वेरिएबल्स पे एक दो चेंजेस करने से या कुछ चेंजेस करने से हमारे आउटकम पे क्या अफेक्ट आने वाला है। क्योंकि क्या होता है कंप्यूटेशनल फील्ड में, अगर मैं कंप्यूटर की मेथोडोलॉजी या उसकी थ्योरी की बात, आर्किटेक्चर की बात करूं, तो वहाँ कंप्यूटर में ये कंसीडर किया जाता है फील्ड में कि अगर हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पॉसिबल सोल्यूशन देख रहे हैं तो हमें उस हमारे पास आउटकम्स क्या हैं, और अगर हम बेस्ट एल्गोरिथम चूज करेंगे तो डेफिनेटली हमें एक अच्छा आउटपुट मिलेगा। तो सेंसिटिव एनालिसिस में भी होता है कि क्या इनपुट हमने अच्छे इनपुट दिया तो डेफिनेटली अच्छे आउटपुट आएंगे। तो सेंसिटिव एनालिसिस का मतलब है कि अगर हमने कोई एक या दो चेंजेस की हैं तो उससे हमारे आउटकम में कितना फर्क पड़ा है या कितना हमारे चेंजेस आई हैं, और उससे हमें क्या जो है हमारी स्ट्रेटेजीज आने वाली हैं, क्या जो हमने वैल्यूज चेंज करके देखी हैं उससे हमारे प्रोजेक्ट में रिस्कीनेस आने वाला है, रिस्क आने वाला है कि नहीं आने वाला, और अगर आने वाला है तो हम उसके लिए क्या कुछ प्लान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो एक ऐसा मेथडोलॉजी, एक ऐसी मेथड जिसमें हम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि आउटकम जो है वही आएगा जो हमने प्रिडिक्ट किया था या उससे थोड़ा वेरिएट आएगा। क्योंकि जब हम कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं तो कुछ प्रोजेक्ट जो है वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होते हैं, कुछ एक्टिविटीज डिपेंडेंटली काम कर रही होती हैं। तो जो डिपेंडेंट एक्टिविटीज होती हैं, तो अगर वो कोई इंडिपेंडेंट कोई भी टास्क परफॉर्म करेगा वो, और वो अगर उसके ऊपर कोई और एक्टिविटी डिपेंड कर रही है तो डेफिनेटली उसके ऊपर रिएक्ट होगा। जैसे हम नेटवर्क डायग्राम पे काम करते थे कि एक एक्टिविटी डिपेंड कर रही है उस एक्टिविटी पे जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन अगर वो डिले होगी तो डेफिनेटली नेक्स्ट जो डिपेंड कर रही है उस पर तो इफेक्ट पड़ेगा। इसी तरीके से सेंसिटिव एनालिसिस में, क्योंकि सब टास्क एक दूसरे से इंटर रिलेट होते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो ये देख रहा है कि किसी एक के वैल्यू को चेंज करने से सिस्टम पे क्या अफेक्ट पड़ने वाला है, और अगर अफेक्ट पड़ रहा है तो क्या वो हमें अनसर्टेनिटीज और नेगेटिव रिस्क की तरफ लेके जा रहा है, या हमें क्या कंडीशंस फेस करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए हम सेंसिटिव एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। हमने सेंसिटिव एनालिसिस में ये देखा कि अगर हम अपने कैसे वेरिएबल्स ऐसा कैसे इनपुट पास करें कि हमें वही आउटकम हमें मिले जो हम डिसाइड कर रहे थे, जो हम प्रेडिक्ट कर रहे थे, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और वही जो डिसीजन हमने किया था वो हमें वही डिसीजन हमारा मेनटेन रहे, और एक यहाँ अगर वेरिएशंस आ रही हैं तो फिर हमें हाईलाइट हो जाएगा कि हमारी ये
वेरिएशंस आ रही हैं और इसके लिए हमें क्या रिस्क एंड स्ट्रेटजीज चूज करनी चाहिए और कैसे हम अपने जो लॉसेस को हैं वो प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये सेंसिटिव एनालिसिस तो हमें समझ आ गया कि हम इसमें इनपुट्स पास कर रहे हैं, इनपुट को वेरिएबल पास कर रहे हैं और एज वेल एज उससे हम एक्सपेक्टेड आउटपुट लेके आने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें जो चाहिए हमें वो मिल जाए। तो उसके लिए हम कैसे एनालिसिस करें, तो उस सेंसिटिव एनालिसिस करने के लिए हमें टेक्निक यूज करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट इसको परफॉर्म करने के लिए हम जो सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या स्प्रेडशीट में इंप्लीमेंट हो जाता है। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है, यानी हम देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट्स में प्रोजेक्ट के कौन से फेज ऐसे आने वाला है जहां हमें ना कोई लॉस हो रहा है ना कोई हमें प्रॉफिट हो रहा है, हमारी इनकम जो है वो इक्वल है, या हम ये देख पाए कि कौन से फेज में हमें रिस्क के चांसेस ज्यादा हैं और कौन से फेज में हमें रिस्क के चांसेस कम है, यानी कौन से फेजेस में हम लॉसेस में रहेंगे और प्रोजेक्ट के किस फेजेस में हम प्रॉफिट गेन करने वाले हैं। तो उस एनालिसिस के लिए हम जो है ब्रेक इवन पॉइंट देख रहे हैं, या अगर जिस फेजेस में लॉसेस हैं तो उसके लिए हमें क्या कुछ प्लान करना है, क्या स्ट्रेटजीज चूज करनी है, वो होता है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। तो अगर आपको पूछे व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे हमें ना कोई प्रॉफिट हो रहा होता है ना कोई लॉस हो रहा होता है, यानी कि हमारे रेवेन्यूज हमारे एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो बैलेंस होते हैं और देयर इज नो लॉस एंड देयर इज नो गेन। अब वो कैसे परफॉर्म होता है, तो ये अब ब्रेक इवन पॉइंट हमने बात की कि ब्रेक इवन पॉइंट जो है हमारे पास ये कंडीशन है जो हमें ये बता रहा है कि कौन प्रोजेक्ट के कौन से पॉइंट पे ना हमें लॉस हो रहा है ना हमें प्रॉफिट हो रहा है, और इससे हम एनालिसिस कर पा रहे थे कि जिधर हमें जो है अगर लॉसेज हो रहे हैं तो हमारे पास क्या कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स हैं उसको मैनेज करने के लिए, रिस्क को मैनेज करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू द कॉस्ट। तो ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको 3 तरह की जो है वो कॉस्ट पता होनी चाहिए, एक फिक्स्ड कॉस्ट, एक वेरिएबल कॉस्ट और एक आपकी प्राइस पर यूनिट। एक यानी एक पीस इंप्लीमेंट करने में कितनी कॉस्ट लग रही है वो आपके पास होनी चाहिए। फिक्स कॉस्ट का मतलब है पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस या सेल्स को लेके क्या टोटल फिक्स कॉस्ट आ रही है, सैलरीज ऑफ मैनेजमेंट, पेमेंट्स, टैक्सेस मिला के सब कुछ। एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आपके पास वो है यानी रॉ मटेरियल, यूटिलिटी बिल्स, एम्प्लॉयज की सैलरीज, जो भी आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हो वो सारी जो आपके पास होती हैं वो आपके पास कहलाती हैं वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो वेरिएबल कॉस्ट है हमारे पास यहाँ पे डिक्लेयर किया रिसोर्सेज, फैसिलिटीज वगैरह ये सब चीजें। फिर हम यहाँ बात करते हैं कि दूसरी कॉस्ट है हमारी सेलिंग प्राइस ऑफ यूनिट, यानी पर यूनिट हमें कितने प्राइस लग रही है। तो ये 3 कॉस्ट जो है हमारे पास होती है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और यूनिट कॉस्ट। अब हम तीनों कॉस्ट को यूज करते हुए फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और यूनिट प्राइस करते हुए देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ प्रोडक्शंस करने के बाद हम लॉस में हैं, कितने प्रोडक्शन करने के कौन से पॉइंट पे प्रोडक्शन इंक्रीज होने के बाद हम प्रॉफिट में जाने वाले हैं, या ऐसा कौन सा हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, यानी क्या हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है जहां पे ना हमें प्रॉफिट हो रहा है ना हमें लॉस हो रहा है। तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास जो है 3 कॉस्ट थी हमारे पास, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और यूनिट प्राइस। अब यहाँ पे फिक्स कॉस्ट भी अवेलेबल है। अब फिक्स कॉस्ट 24,000 थी जो ओवरऑल कंप्लीट आ रही थी हमारे पास कॉस्ट। अब मैं कह रही हूँ कि मैंने प्रोडक्ट क्रिएट करने हैं, वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट मैंने क्रिएट करने हैं 5 प्रोडक्ट्स, तो एक की जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 8,000 है, लेकिन अब मैं 5 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगी तो डेफिनेटली यहाँ मेरे पास वेरिएबल जो 5 प्रोसेस प्रोडक्ट्स की आएगी वो 40,000 आएगी। ठीक है, क्योंकि हम एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं, तो हम इस तरीके से काम करेंगे। तो यहाँ मैंने लिखा भी है A6 के सेल का एड्रेस है, क्योंकि इसको अगर मैं रीड करूँ A ये है और 6 ये है, तो A6 में आपके जो 5 है और B ये आपके पास B है और ये B का 2 पॉइंट, तो आप B2 के एड्रेस को मैच करोगे तो 43 आएगा, यानी वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास टोटल की वेरिएबल कॉस्ट आएगी। टोटल कॉस्ट ऑलरेडी आपके पास 24,000 है। इनकम आपके पास कहाँ आएगी, आपने जो आपकी आ रही है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो आपके पास 5 और आपके पास टोटल कितनी यूनिट प्राइस है 10,000, तो इससे बेस पे आपके पास कितने बनती है इनकम, आपके पास कितनी आनी चाहिए 50,000, क्योंकि आप कह रहे हो मेरे एक पीस की प्राइस जो है, 1 पीस जो है यूनिट पीस है वो 10,000 है और मैं 5 पीसेस बना रही हूँ, तो डेफिनेटली 5 को मैं 10,000 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 50,000 आएगा। उसके बाद जब मैं अप्लाई कर रही हूँ मार्जिनल इनकम, और मार्जिनल इनकम से क्या होगा कि मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ F6 यूज कर रही हूँ, और F6 से हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है वो ये है। तो अब फिर हमने क्या किया, मार्जिनल इनकम की बात की, और मार्जिनल इनकम में हमने देखा कि E6 का एड्रेस यानी आपकी इनकम, और आप इनकम को वेरिएबल कॉस्ट से माइनस करोगे तो आपकी मार्जिनल इनकम आएगी, और फिर आप प्रॉफिट करोगे। नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे, जो आपकी इनकम है, आपकी जो आपके पास आ रहा है आपका वेरिएबल कॉस्ट और माइनस आपका जो आपके पास आ रही है फिक्स कॉस्ट, इनको आप माइनस करोगे। इनकम, फिर मैं बोल रही हूँ इनकम को और एज वेल एज वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, इनको आप माइनस करने से आपके पास क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा। अब हम यहाँ पे
आप देख रहे हो कि ये सारी चीजें यहाँ पे कैलकुलेट की हुई हैं फार्मूलाज को यूज करते हुए। अब ब्रैकेट्स में जो वैल्यूज हैं वो ये शो कर रही हैं, दीज आर द नेगेटिव वैल्यूज। ठीक है, हमेशा याद रखना है कि जो ब्रैकेट्स में वैल्यूज दी जाती हैं वो नेगेटिव होती हैं। इसका मतलब जब हमने अपने एक टाइम पे 5 प्रोडक्ट्स एक साथ बनाए, उसके ऊपर हमारी कॉस्ट इनकम आई हमारे पास $1,20,000, यानी कि तब हमारे पास ना प्रॉफिट था और ना हमारे पास लॉस थे। क्योंकि अब अभी यहाँ आप देखो कि आपके पास आपने कितनी कॉस्ट इंप्लीमेंट की, आपने यहाँ इंप्लीमेंट की टोटल जो आपके पास आ रही थी, टोटल कॉस्ट लग रही थी 64,000। ठीक है, और आपकी टोटल इनकम क्या आ रही थी 50,000, यानी आपको 14,000 का लॉस हो रहा था। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो टोटल कॉस्ट 1200 थी और आपकी इनकम भी 1200 आ रही है, यानी आपको ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। ये आपका ब्रेक पॉइंट है। यानी जब तक आप अपने वॉल्यूम प्रोडक्ट अगर 11 तक रखोगे तो आपको लॉस में रहोगे, लेकिन अगर आप अपने प्रोजेक्ट की प्रोडक्ट 12 से ग्रेटर रखोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। तो इससे एनालिसिस से आपको पता चला कि हम कितने प्रोडक्ट बनाने पे वॉल्यूम करने पे हम प्रॉफिट में रहेंगे और कितने प्रोडक्ट पे काम करने से हम लॉस में रहेंगे। इससे हमें एनालिसिस हो जाएगा कि हमारी प्रोडक्टिविटी रेट हमारा क्या होना चाहिए। ये एक तरीका होता है ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने से। फिर आप यहाँ देखो वेरिएबल जो हमारी टोटल कॉस्ट लगी थी, जो हमारी कॉस्ट आई थी और जो हमारी इनकम आई थी। इनकम हमें ये मिली और पूरा प्रोडक्ट बनने में टोटल कॉस्ट 64,000 लगी, यानी अगर मैं इन दोनों को माइनस करूँ तो 14,000 का मुझे लॉस हुआ, हालांकि मुझे 50,000 से ज्यादा होना चाहिए था, प्रॉफिट होना चाहिए था। यहाँ पे आप देखो मेरी 128 लिखी है लेकिन मेरी अर्निंग कितनी हुई है 130, इसका मतलब यहाँ मुझे $2,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरीके से हम एनालिसिस करते हैं कि हम कौन से फेज पे प्रॉफिट पे हैं, कौन से फेज पे लॉस पे हैं। फिर हमने क्या करना, अपनी टोटल कॉस्ट, इनकम और नेट प्रॉफिट के कॉलम को सिलेक्ट करना है और उसके बाद इंसर्ट के ऑप्शन में जाके आप क्या करोगे, चार्ट चूज करोगे और चार्ट क्रिएट करोगे। और जैसे ही आप चार्ट क्लिक करोगे और चार्ट चूज करोगे, लाइन चार्ट, आपके सामने ये ग्राफ आ जाएगा और आपने इस ग्राफ में देखा कि ये एक पॉइंट है ब्रेक पॉइंट, जहाँ पे वैल्यू जो है वो 0 हो गई है, क्योंकि ये वो पॉइंट था जहाँ पे हमारी इनकम और हमारा जो टोटल कॉस्ट थी और हमारी इनकम इक्वल थी, यानी ना हम लॉस पे हैं और ना हम जो है वो प्रॉफिट में है। तो कौन सा पॉइंट हुआ, यानी इनकम जब हमारी 1,20,000 हुई, और ये कब हुआ, हम कब प्रॉफिट और लॉस में नहीं थे, ना ही प्रॉफिट हो रहा था ना लॉस हो रहा था, जब हमने अपने प्रोडक्ट्स की रेशियो जो है वो 12 रखी थी। यानी इस एरिया से हमें पता चला कि आफ्टर द अगर हम प्रोडक्ट ग्रेटर देन 12 बनाते हैं तो वी आर इन द प्रॉफिट, और अगर हम लेस देन अमाउंट रखते हैं प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए तो वी आर ऑन द रिस्क, हम नेगेटिव लॉस में जाएंगे। यानी हमें फोकस करने की जरूरत है हमारी वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर, हमारी फिक्स कॉस्ट के ऊपर या यूनिट प्राइस के ऊपर, इसको मैनेज करने की जरूरत है ताकि हम कम से कम लॉस में जाएं और कम प्रोडक्टिविटी में भी हम प्रॉफिट में रहे, हम लॉस में ना जाएं। इससे हमें क्या फायदा हुआ, क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमें क्या आउटपुट मिला, पहला आउटपुट हमें ये मिला, हमने रिस्क रजिस्टर जो था हमारा रिवाइज्ड हो गया, हमारी रिस्क की रैंकिंग रिवाइज हो गई, हमें पता चल गया कि कौन से एरिया में प्रॉब्लम्स हैं, कौन से एरिया में प्रॉब्लम्स नहीं है, किन की वजह से इनपुट चेंज करने से आउटपुट में चेंजेस आने वाली हैं, या किसकी कैसे हम जो है रैंडम वैल्यूज या अपने एस्टिमेटेड रिजल्ट्स को चेंज होने वाले हैं। तो इस एनालिसिस के बाद हम अपने रिस्क की रैंकिंग चेंज कर सकते हैं, रिवाइज हो सकता है रिस्क रजिस्टर, और एज वेल एज हम डिटेल इन्फॉर्मेशन जो बिहाइंड रिस्क की थी वो भी चेंज कर सकते हैं कि इस वजह से एक्चुअली एस्टिमेटेड नहीं था, एक्चुअली रिजल्ट इसकी वजह से आ रहा था, तो हम ये इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं। एज वेल एज हम ये प्रोडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने % चांसेस हैं कि हम अपने सर्टेन प्रोजेक्ट को अपने ऑब्जेक्टिव के मुताबिक अचीव कर लेंगे, और इसके साथ साथ प्रोजेक्ट मैनेजर इजिली सजेस्ट कर पाएगा कि व्हाट आर द बेस्ट ऑप्शन एंड चॉइस टू हैव अ बेस्ट कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स, और कहाँ पे किस किस जगह पे कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स को यूज किया जा सकता है। इस तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं। या अगर क्वांटिटेटिव एनालिसिस से हमें ये पता चल रहा है कि वी आर मूव टू द डेंजर फेज या नेगेटिव रिस्क की तरफ मूव कर रहे हैं जो सॉल्व नहीं हो सकता, जिसके लिए हमारे पास परफेक्ट कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स नहीं है, तो क्या हमें इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर देना चाहिए या हमें इसे कंटिन्यू करना चाहिए। इससे हमें ये फायदा होता है। अब आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ो, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। इज देयर एनी क्वेश्चन और क्यूरी आप मुझसे पूछ सकते हो। मैंने आपके साथ एक एक्सेल की फाइल शेयर की है। अब आपने क्या करना है, इस प्रोसेस को यूज करते हुए आपने फिक्स कॉस्ट 30,000 रखनी है, वेरिएबल कॉस्ट 7,000 रखनी है, और जो आपकी अमाउंट है, जो आपकी यूनिट पर प्राइस है वो 9,000 रखनी है। इनको यूज करते हुए आपने एक्सेल पे फिक्स्ड अमाउंट क्रिएट करना है। आपने भी 12 प्रोडक्शन, आपने इतने ही प्रोडक्शन देख के देखने हैं और इसको कैलकुलेट करके बताना है कि आपका ब्रेक पॉइंट क्या आ रहा है और किस जगह कौन से पॉइंट पे आपका ब्रेक पॉइंट क्रिएट हो रहा है, वो आपने मुझे बताना है और इसको कैलकुलेट करके लाइन चार्ट बना के आपने मुझे कल सबमिट करवाना है। ओके, टेक केयर, खुदा हाफिज।